हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेमर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन का मैथ के प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि कुल 15 प्रैक्टिस सेट हैं, जिनमें से आज पहला प्रैक्टिस सेट होगा और एक के बाद एक प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। इससे पहले के आर्यन पब्लिकेशन के 25 प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन का पहला प्रैक्टिस सेट, जो कि मैथ का है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि 6 अंकों की संख्या 6x2904 को 88 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। देखिए तो इस तरह के सवालों कैसे करेंगे। देखिए इस तरह सवालों में आपको बताना है कि 88 से विभाज्य संख्या होनी चाहिए। किससे विभाजित होनी चाहिए? 88 से। तो आपको 88 का पढ़ा तो आता ही नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 88 के फैक्टर कर लेंगे, 88 के गुणनखंड कर लेंगे। तो राशि को हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, किस किस में, एक तो 11 में और एक 8 में। 11 अट्ठे 88। 11 और 8 में हमने क्यों तोड़ा? क्योंकि हमें 11 की विभाज्यता का नियम पता है और 8 की विभाज्यता का नियम पता है। आप कहेंगे 22 इंटू 4 कर देंगे तब भी 88 होगा, तो 22 की विभाज्यता का नियम आपको नहीं पता होगा, ना ही और 4 की का पता होगा, लेकिन 22 का नहीं पता होगा। तो हमने 11 और 8 की में तोड़ लिया। अब देखिए 8 की क्या विभाज्यता क्या होती है कि अंत के तीनों अंक किससे विभाजित होने चाहिए? 8 से विभाजित होने चाहिए। तो अंत के तीनों अंक से हमें कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि एक्स जो है वो शुरू में आ रहा है। एक्स किस में आ रहा है? शुरू में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 11 की विभाज्यता का नियम लगाएंगे इसमें। तो 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? देखिए जैसे ये पहला अंक है, उसके बाद में एक अंक छोड़ दीजिए, यानी 4, 9 और x, इन तीनों का जोड़, और 6, 2 और 0, इन तीनों का जोड़ क्या होना चाहिए? इन तीनों के जोड़ का जो अंतर होना चाहिए वो 11 से विभाजित होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, देख लीजिए। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ अलग से लिख लिया है। अब इसका 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि एक अंक को छोड़ के एक अंक का, जैसे 4, 4 और 9 13, 13 प्लस एक्स, यानी कि 13 प्लस एक्स, इन दोनों का जोड़ हो गया इन तीनों का। और फिर उसके बाद में 6, 6 के बाद में 2, 2 के बाद में 0, यानी कि 6 प्लस 2 प्लस 0, इन दोनों का जोड़, इन दोनों के जोड़ का अंतर, इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ का अंतर कितना होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये नियम होता है 11 की विभाज्यता का नियम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 13 प्लस एक्स माइनस के 6 2 8, यानी कि माइनस के 8 हो जाएगा बराबर 0। और यहाँ से बोलेगा 13 प्लस के हैं, माइनस के 8 हैं, तो माइनस के प्लस के 5 बचेंगे, यानी x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना मिल जाएगा हमको? यहाँ से x बराबर मिल जाएगा हमको माइनस के 5। अब देखिए यदि हम यहाँ पे x बराबर माइनस के 5 तो रख नहीं सकते, क्योंकि अंक हैं बीच में, तो माइनस का तो आएगा नहीं। अब हमें प्लस का चाहिए, तो प्लस का हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 11 था, 11 क्योंकि 11 की विभाज्यता का नियम ही तो चल रहा है, तो हम 11 में से क्या करेंगे, हम 5 को घटा देंगे, कितना आएगा? 6। 11 में से 5 को घटा देंगे, कितना आएगा? 6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। यदि यहाँ पे प्लस का 5 आ जाता तो आपको कुछ घटाना नहीं था, यदि माइनस का आया है तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या के वर्ग तथा उसके घन के व्युत्क्रम का अनुपात 243/16,807 है, तो संख्या क्या होगी? देखिए मैं आपको जो समझा रहा हूँ इस प्रैक्टिस सेट में, वो क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझाता जा रहा हूँ, जिससे कि मान लीजिए क्वेश्चन कभी चेंज भी हो जाए तो आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी संख्या के वर्ग, हमने मान लिया वो संख्या क्या है हमारी, x है, तो x का वर्ग कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद कह रहा है उसके घन, यानी एक संख्या हमारी क्या थी, x, x का घन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? उसके व्युत्क्रम, तो एक्स क्यूब का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x क्यूब। क्लियर? अब कह रहा है कि संख्या के वर्ग तथा उसके घन के व्युत्क्रम का अनुपात इतना है। तो संख्या का वर्ग कितना था? एक्स स्क्वायर था, उसके व्युत्क्रम कितना था? 1/x के बराबर 3 था। इन दोनों का अनुपात कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बट्टे 1/x क्यूब। ये किसके बराबर दे रखा है? 243 बट्टे में 16,807। क्लियर? अब देखिए ये एक्स क्यू क्या है, 1/, में है, तो ये ऊपर जाके गुणा में हो जाएगी, तो एक्स क्यू को गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे, कितना आ जाएगा? एक्स की पावर 5, 2 3 5 घातांक क्या है, गुणा में जुड़ जाएंगे, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 243 बट्टे में 16,807 के। अब आपको क्या करना है, अब x की वैल्यू निकालनी है। तो अब x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा? 5 रूट आ जाएगा इन सबके ऊपर, तो 5 रूट आएगा, इसका मतलब 243 किसकी पावर 5 का होता है। तो आप करेंगे, आप क्या करेंगे, ऑप्शन की सहायता ले लेंगे। 2 की पावर 5 243 होता है, आप कहेंगे नहीं होता। 7 की पावर 5 243 होता है, आप कहेंगे नहीं होता। 3 की पावर होता है, आप कहेंगे होता है।
जब 3 का गुणा 5 बार करेंगे, 3 का गुणा जब 5 बार करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 243 मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आपको नीचे वाले के निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका आपको निकालने में टाइम भी लग जाएगा। आप सिर्फ ऊपर वाले फोकस करिए 243 पे, जो कि 3 की पावर 5 होता है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से एक्स बराबर मिल जाएगा 3/7। ठीक है, ये 7 आपको निकालने में दिक्कत होगी तो आप 3 पढ़ लीजिए, और एक ही ऑप्शन में ऊपर 3 दे रखा है, जिससे आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। आपको आंसर से मतलब है, आपको 7 आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक ही ऑप्शन में 3 दे रखा है ऊपर, और किसी में नहीं दे रखा है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का प्लस है, गुणा का डिवाइड है, डिवाइड का क्या है, गुणा है, तो इस समीकरण का मान बताइए। इसमें क्या है, साइन को चेंज करके इस समीकरण को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले से लिख के रखा हुआ है सवाल को, अब इसको हम समीकरण के जैसे बोला है उसके हिसाब से हम साइन को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। देखिए माइनस का अर्थ क्या बोला है इसने, माइनस का बोला है, माइनस का प्लस बोला है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 42 प्लस के 12। गुणा का क्या बोला है, भाग बोला है, तो यहाँ भाग आ जाएगा। प्लस का माइनस बोला तो यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर डिवाइड का गुणा बोला तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा, और यहाँ प्लस का माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। बटे में गुणा का भाग हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस का माइनस हो जाएगा, भाग का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब ये आपको नया समीकरण मिल गया। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का नियम क्या होता है, सॉल्व करने का नियम होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास आपने शुरू से पढ़ा रखा होगा, और मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्या होता रहे, क्लियर होता रहे। ठीक है, बोर्ड मास नियम क्या कहता है, B4 होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक। सबसे पहले आप कोष्टक के अंदर की संख्या को सॉल्व करेंगे। यदि आप यहाँ पे तो कोई कोष्टक दे नहीं रखा, और ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। यदि का दे रखा होता तो हम का वाले को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी का नहीं दे रखा। और डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मल्टीप्लाई, ए का प्लस, इसका माइनस। तो जब ब्रैकेट ना दे रखा हो, ऑफ भी ना दे रखा हो, तो नंबर किसका आएगा, डिवाइड वाले का। सबसे पहले हम डिवाइड वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणा वाली को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। अब देखिए इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे नियम को। देखिए इसमें भाग कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, तो इसको पहले सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। यानी 12 में जब 3 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, तो आप करेंगे 4 आ जाएगा। 8 में जब 2 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, तब भी 4 आएगा। तो देखिए कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, 42 प्लस के 4 माइनस के 8 गुणा 2 माइनस के 15, बटे में यहाँ कितना बचेगा, 4 प्लस यहाँ बस 4 बचेगा ये वाला, वही हो जाएगा आपका 9 गुणा 3। अब डिवाइड वाला काम खत्म हो गया, अब नंबर किसका आएगा, मल्टीप्लाई वाले का। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, इसको सॉल्व करिए जरा। तो देखिए 42 प्लस 4, तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 15 रहेगा। देखिए ये कितना जाएगा, 4 प्लस 4 माइनस के 9 तिया 27। क्लियर। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई भी हो गया, अब नंबर किसका आएगा, प्लस वाले का। अब देखिए प्लस करिए, 42 ये प्लस का, ये भी प्लस का है, तो 42 से 4 कितना जाएंगे, 46। प्लस के बाद नंबर किसका आएगा, माइनस वाले का, तो ये दोनों माइनस के दोनों जोड़ लीजिए, कितना जाएगा, माइनस के 31, बटे में 4 4 कितना जाएगा, 8 माइनस के 27। अब देखिए अब नंबर आएगा माइनस वाले का, तो 46 में से 31 जाएंगे कितना बचेगा, 15, और 8 में से 27 जाएंगे कितना बचेगा, माइनस के 19। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस के 15/19। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, माइनस के 15/19, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3375 के घनमूल के बराबर है, यानी 3375 का आपको घनमूल बताना है क्या होगा। तो देखिए घनमूल से संबंधित एक वीडियो अलग से बनाई गई है, जो कि किसी भी संख्या का घनमूल आप निकाल सकते हैं आराम से। तो देखिए चैनल पर जाइए, आप आराम से देख के इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छी तरह से समझाया गया है कि घनमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल और वर्गमूल की दोनों वीडियो बनाई हुई है। आप बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल और वर्गमूल निकाल सकते हैं आराम से। इसका वैसे छोटी संख्या इसका आराम से बता सकते हो, यदि बड़ी संख्या भी आ जाती है तो उसका भी आंसर आप निकाल सकते हो वीडियो देख के। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का मासाबा 19 है, उनका योगफल कितना है, 152 है, तो उनके बीच के अंतर की गणना कीजिए। तो उनके बीच का अंतर क्या होगा, देखिए मासा कितना दे रखा है, 19 दे रखा है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी संख्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 19A, एक हो जाएगी 19B। ए और बी क्या है, ए और बी अभाज्य गुणनखंड है, किसके, संख्याओं के। जब 19 मासा दे रखा था, मासा के रूप में ही संख्या मानी जाती है। अब देखिए वो कह रहा है कि तो उनका योगफल कितना, 152, तो 19A प्लस 19B बराबर दे रखा है 152। तो यहाँ से A प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा,
19 कॉमन आ जाएगा, 19 कॉमन का भाग चला जाएगा 152 में, तो 152 बट्टे 19 कितना हो जाएगा, 19 अट्ठे 152, यानी ए प्लस बी की वैल्यू आ गई आपको 8। ए प्लस बी की वैल्यू आपको निकल के आ गई 8। अब क्या करना है, अब 8 के आपको ऐसे वेक्टर करने हैं, 8 के आपको ऐसे वेक्टर करने हैं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे एक तो हो जाएगा 1 और 7, दोनों का जोड़ कितना हो गया 8, क्योंकि जोड़ दे रखा है, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक हो जाएगा आपका, देखिए 2 और 6 नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 6 में आपस में कॉमन है, और 3 और 5 हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो 2 फैक्टर हो सकते हैं, 1 और 7 और 3 और 5, ये जोड़े में होंगे। अब क्या करना है, इनका मासा कितना था 19, तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी 19, 19 से कम 19, और 19 सत्ते 133, यानी एक संख्या हो जाएगी 19, एक हो जाएगी 133, और ये हो जाएगी 19 तिया 57, और 19 पंजे 19 पंजे 95, यानी एक संख्या हो जाएगी 57, एक संख्या हो जाएगी 95। ये 4 संख्या हो जाएंगी। आपसे पूछा है कि उनके बीच के अंतर की गणना कीजिए, तो उनके बीच के अंतर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो अंतर होगा वो हो जाएगा कितना हो जाएगा 114 का, यहाँ पे अंतर हो जाएगा 114 का, 133 और 19 के बीच का अंतर हो जाएगा 114, ठीक है, और यहाँ पे जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा 38 का। अब देखिए आप ऑप्शन में आपको 114 नहीं दे रखा, ऑप्शन में आपको 114 नहीं दे रखा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा ऑप्शन दे रखा है 38 का, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 38। दोनों कंडीशन बनने, ये भी कंडीशन बनेगी, ये भी कंडीशन बनेगी, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, ये वाला, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ये दे रखा होता तो आपका ये राइट आंसर होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या का के 3/4 का 33 सही 3% कितना होगा। तो देखिए या तो आपको ये परसेंटेज की भिन्न रूप आना चाहिए, नहीं तो आपको फिर इसमें टाइम लग जाएगा कन्वर्ट करने में। आपको पता होगा तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अलग से बता देता हूँ, फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे 75% का मतलब होता है 3/4, 75% का भिन्न रूप क्या होता है 3/4, इसका भिन्न रूप क्या होता है 2/3, इसका भिन्न रूप क्या होता है, इसका भिन्न रूप होता है 1/3, यानी 33 सही 1/3% का भिन्न रूप होता है 1/3, इसका होता है 2/3, इसका होता है आपका, इसका 75% का होता है 3/4। यदि आपको ये पता है तो आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। कैसे, देखिए देखिए आपको बोला किसी निश्चित संख्या के 1/8, हमने संख्या मान ली x, x का 1/8 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, उसका भी कितना 75%, 75% का मतलब होता है 3/4 के 66 से 2/3%, इसकी भिन्न रूप कितना होता है 2/3, इसका भी 2/3 हो जाएगा। ये किसके बराबर है 179 के बराबर है, क्लियर। तो उसी संख्या का 3/4, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी, देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा खत्म, और 2 से कटेगा ये 2 बार, तो ये हो जाएगा 179 गुणा 16, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 179 गुणा 16 है, इसको यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, गुणा करने की जरूरत नहीं है अभी। अब देखिए अब बोला है कि संख्या का 3/4 का 33 से 1/3% कितना होगा, संख्या हमारी कितनी निकल के आई 179 गुणा 16। अब आपसे बोला इसका 3/4, तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 179 गुणा 16 का 3/4 यानी 3/4, और उसका भी कितना 33 से 1/3%, इसका मतलब 3/4 गुणा 1/3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से 3 खत्म, 4 से कितना कटेगा 4 बार। अब 4 का गुणा किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 4 9 36, और 7 चौका 68, 68 और 3 81, 68 और 3 सॉरी 71, 68 और 3 कितना हो जाएगा 71। देखिए 4 9 36 के 6 हासिल के 3, 7 चौका 28 और 3 31 हासिल के 3, 4 एकम 4 3 7, 716, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 716, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पे गुणा क्यों नहीं किया। देखिए अब यहाँ पे आप गुणा करते, यहाँ पे कोई ना कोई संख्या मिलती, यहाँ पे बड़ी संख्या मिलती, अब फिर उस बड़ी संख्या को फिर आप यहाँ पे दोबारा काटते, तो आपको काटने में फिर दिक्कत होती। हमने अपने आप गुणा नहीं किया था, हमें 16 हो गया, और 16 को 4 से काटने में आपको आसानी दिखेगी। आप में 4 का गुणा इसमें करोगे तब भी आसान रहेगा। आप यहाँ गुणा करते पहले, आप फिर दोबारा गुणा को फिर दोबारा काटते, तो आपको डबल स्टेप बढ़ जाता है, आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है और कैलकुलेशन भी थोड़ी हार्ड लगती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 है, उसे जब 288 रुपये में बेचा जाता है तो 4% की हानि होती है। तो वस्तु का मूल्य लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था, यानी जो अंकित मूल्य है वो लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। तो देखिए उसे कितने परसेंट हानि पे बेचा गया है, 4% हानि का बेचा गया है। मान लीजिए हमारे वस्तु का सीपी कितना था, यानी लागत मूल्य कितना था 100 रुपये था, लागत मूल्य कितना था 100 रुपये था।
100 रुपये वाली वस्तु को जब 4 रुपये की 4% की हानि पे बेचा जाएगा तो कितने बेचा जाएगा? तो आप कहेंगे कि 100 रुपये का 4% हो जाएगा 4, यानी 4 रुपये का लॉस पे बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब 96 रुपये में बेचा जाएगा। बेचा जाएगा नहीं बेचा जाएगा? 96 रुपये में बेचा जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि 96 रुपये में नहीं बेचा जा रहा, कितने बेचा रहा है? 288 में बेचा जा रहा है। यानी 96 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 288। यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आएगी? इसका ये कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। 3 गुना कैसे पता किया आपने? 100 से कितना कम है? 4 कम है, 4 तिया 12। इसका 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 12। यानी 300 में से 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 288। इसका मतलब ये कितना गुना है? 3 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 3 रुपए। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 100 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 300। कितनी हो जाएगी? 300 रुपए। क्लियर? 100 हमारा क्या था? 100 हमारा क्रय मूल्य था, यानी लागत मूल्य था। लागत मूल्य हमारा कितना था? 100 यूनिट माना था हमने, तो 100 के हिसाब से हमारा लागत मूल्य कितना आ गया? 300 रुपए आ गया। ठीक है, लेकिन आपको कह रहा है कि 300 रुपए वाली जो वस्तु है उसको हमने अंकित मूल्य कितना अंकित कर रखा है? 315। यानी कितना एक्स्ट्रा अंकित कर रखा है? तो आप कहेंगे 15 रुपए एक्स्ट्रा अंकित कर रखा है। कितने रुपए पे? 300 रुपए में, गुणा 100। परसेंटेज में पूछा है तो गुणा 100 कर दीजिए। 0 से 0 खत्म, 3 से करेगा ये 5 बार, कितना आ जाएगा? 5%। यानी कितना अधिक अंकित मूल्य अंकित कर रखा है? 5%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.5 अधिक मिलते। ठीक है, 92.5 अधिक मिलते। पहले तो यहाँ तक समझ लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे। दूसरी पेज पे है, इसलिए पहले यहाँ तक समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए हानि और लाभ में क्या मतलब होता है। देखिए मान लीजिए ये आपकी कोई लाइन है, ठीक है, ये आपका 0 को दिखा रहा है। आपको पता है कि हानि जो होती है वो माइनस को दिखाती है, माइनस से हम दर्शाते हैं, और जो लाभ होता है वो हमारा प्लस से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी 0 से हम इधर चलेंगे तो हमारे प्लस वाली लाइन पर चलेंगे, और 0 से इधर चलेंगे तो माइनस वाली लाइन पर चलेंगे। अब देखिए 8% की हानि है, तो 8% की हम हानि यहाँ तक मान लेंगे। मान लीजिए ये आपका 8% को दिखा रहा है, और जो 10.5% का लाभ है वो आपको कहाँ दिखा रहा है? वो इस वाली लाइन पर दिखा रहा है। ठीक है, लाभ को हम प्लस से दर्शाते हैं और हानि को माइनस से दर्शाते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपसे ये पूछना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? कुल मिला के इनके बीच का अंतर कितना होगा? तो आप कहेंगे अंतर हो जाएगा आपका इन दोनों का अंतर, यानी कि 10.5 में से जब माइनस के 8.5 घटाएंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका? 18.5। यानी 10.5 में 8 जोड़ देंगे कितना जाएगा? 18.5। बस मुझे इसी से मतलब था। देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 18.5। ठीक है, 18.5 इनके बीच का अंतर हो जाएगा। अब देखिए इनके बीच का अंतर 18.5 हो गया आपका। ठीक है, 18.5 अंतर होने की वजह से क्या हुआ कि जो पहले लाभ मिला था उससे हमें कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 92.5 रुपए अधिक मिल रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि हानि जब किस चेंज हो गई है? लाभ में चेंज हो गई है। कितना अंतर आया दोनों के बीच का? 18.5 अंतर आया। 18.5 का अंतर आने की वजह से कितना हुआ? हमें 92.5 रुपए अधिक मिल रहे हैं। यानी 18.5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 92.5 रुपए। 92.5 रुपए हमें अधिक क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि पहले जो हानि हो रही थी अब वो लाभ में चेंज हो गई है। तो कितना अंतर आया? 18.5 का अंतर आया। 18.5 के अंतर की वजह से 92.5 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 92.5 बट्टे में 18.5। ठीक है, कितने बार कटेगा? इससे 5 बार कटेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। 1 की 5 से 100 की कितनी हो जाएगी? 500। अभी हमारे 500 रुपये क्या निकल के आए? 500 रुपये हमारे निकल के आया इसका वस्तु का क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि किस पे काउंट करते हैं हम? क्रय मूल्य पर। और ये 8% 10.5% क्या था? ये किस पे था? ये क्रय मूल्य पर ही था। लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही काउंट की जाती है। तो एक 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 500 रुपये, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 500 रुपये हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए अभी तक आपने क्या देखा था कि आपका जो क्रय मूल्य निकल के आया वो कितने रुपए निकल के आया? 500 रुपये निकल के आया। क्लियर? अब कह रहा है कि 12% पर लाभ पर बेचने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? यानी उसे 12% का लाभ चाहिए, कितने पे? 500 पर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 500 का 112% निकाल देंगे डायरेक्ट, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60 और 500 यानी कि 560 रुपये। यानी वस्तु में कितने में बेचनी पड़ेगी जिससे हमें 12% का लाभ हो? तो 560 में बेचनी पड़ेगी। या तो आप 500 का 12% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 60 रुपये आ जाएगा। 500 में जोड़ दीजिए तब भी 560 निकल आएगा, या फिर डायरेक्ट 112% निकाल दीजिए तब भी आपका 560 निकल के आएगा। तो ये था इसका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक दुकानदार 10 पर 72 रुपये में, 10 पर क्या? 10 प्रति 72 रुपये, यानी संतरे जो खरीद रहा है वो 10 संतरे 72 रुपये में खरीदता है। 10 संतरे का जो मूल्य है वो 72 रुपये है, और इसी रेट के कितने संतरे खरीदता है? वो 60 संतरे खरीदता है। इसका मतलब ये हुआ,
यानी 10 पर 72 रुपये में 60 संतरे खरीदता है और समान संख्या 12 पर 90 में खरीदता है। यानी 2 तरह के संतरे खरीदता है। कौन कौन से? एक संतरे का मूल्य है कि 72 रुपये में आपको 10 मिलेंगे और ऐसे संतरे वो कितने खरीदता है? 60 खरीदता है। और दूसरे का मूल्य क्या है कि 90 रुपये में आपको 12 मिलेंगे और ऐसे संतरे भी कितने खरीदता है? समान, यानी कि 60 संतरे ही खरीदता है। वह परिवहन पर 118 रुपये खर्च करता है और अपने द्वारा खरीदे गए सभी संतरे बेचता है। यदि पूरे लेनदेनों से 26% का लाभ होता है तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य पूछा क्या होगा? देखिए देखिए आपको बोला कि 10 संतरे कितने खरीदता है? 72 के। यानी 10 संतरों का मूल्य कितना है? 72। तो इस हिसाब से 60 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 60 का मूल्य हो जाएगा, देखिए ये इसका 6 गुना है तो इसका भी 6 गुना कर दीजिए। तो 72 गुणा 6 यानी कि 6 दूनी 12 और 74 42 और 1 43, यानी 432 रुपये में खरीदेगा। कितने? 60 संतरे खरीदेगा 432 रुपये में। कौन से रेट वाले? जो कि 10 मिल रहे हैं 72 रुपये के। ठीक है। अब दूसरे संतरे कितने में खरीदता है? 12 संतरे खरीदता है 90 रुपये में। 12 90 में खरीदता है तो 60 कितने में खरीदा? क्योंकि उसने सामान ही खरीदे हैं, सामान संख्या में ही खरीद रहा है तो 60 कितने में खरीदेगा? देखिए इसका कितना गुना है? 5 गुना है तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? 90 गुणा 5 हो जाएगा आपका 9 पंजे 45, यानी कि 450 रुपये में। कितने रुपए में? 450 रुपये में। क्लियर? अब देखिए यानी उसका क्रय मूल्य कितना होगा? उसने पैसा कितना लगाया? 432 रुपये तो इस तरह के संतरों में लगाया और 450 रुपये इस तरह के संतरों में लगाया। इसको हम लोग उसने कुल कितने रुपये लगा दिए? तो 432 प्लस के 450 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 882 रुपये उसने लगा दिए। 882 रुपये तो उसने संतरे खरीदने में लगा दिए। अब कह रहा है कि 118 रुपये किस पे खर्च हुआ है? परिवहन पे खर्च हुआ है। 118 से 18 रुपये परिवहन पे खर्च हुआ है तो इसका मतलब ये भी खर्चा अब उसकी लागत में जोड़ेगा। 118 रुपये और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका? ये हो जाएगा पूरा 1000 रुपये। यानी उसको 60 और 60 यानी 120 संतरे खरीदने में उसे कुल मिला के कितना खर्चा आया? 1000 रुपये खर्चा आया। यानी 882 रुपये तो उसको खरीदने में लग गए, उसके बाद 118 रुपये उसको लाने में यानी परिवहन का खर्चा लग गया। कुल मिला के उसे 120 संतरे 1000 रुपये के पड़े। ठीक है। अब वो कह रहा है कि उस संतरे पे कितने परसेंट का लाभ चाहिए उसको? उसको चाहिए 26% का लाभ। तो जरा ये बताइए कि 120 संतरे पहले उसने 1000 रुपये में खरीदे थे तो उसको 26% का लाभ चाहिए तो वो कितने रुपये में बेचेगा? तो आप कहेंगे कि 1000 रुपये का 126% निकाल दीजिए, उसका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा ये? 1260। यानी जब वो 1000 वाली चीज को 1260 में बेचेगा तो उसे 26% का लाभ होगा। कब? कितने संतरे बेचेगा? 120 संतरे बेचेगा तब। तो 120 संतरों का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1260। ठीक है। यानी 120 संतरों का विक्रय मूल्य हो गया 1260। तो एक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यानी एक संतरे का पूछा है तो 1260 बट्टे में 120। लेकिन आपसे पूछा कितने का है? आपसे पूछा है 32 संतरों का। कितने का? 32 संतरे का विक्रय मूल्य पूछा है। तो देखिए एक का आ गया 1260 बट्टे 120, तो 32 का कितना हो जाएगा? तो 32 का हम 32 का गुणा कर देंगे। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0 खत्म, 4 से 3 बार और 4 से कटेगा ये 8 बार और 3 से कटेगा ये आपका 3 चौक 12 3 दूनी 6, यानी कि 42 गुणा 8। और 42 गुणा 8 कितना होता है? 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, यानी कि 336 रुपये में। यानी जो 32 संतरे हैं उनका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 336 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। इतनी लंबी कैलकुलेशन है, आपको समझाने में इतनी लंबी हो गई है, लेकिन यदि आप खुद करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। बाकी मैं आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूरा समझा दिया है। आगे कभी क्वेश्चन आएगा इस तरह का तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 336 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। दर आपको बतानी कितनी हो जाएगी? देखिए 13 वर्ष में कितनी हो रही है? दोगुनी हो रही है। यदि आपके मान लीजिए पहले कोई राशि x होगी तो 13 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। यानी आपका मिश्रधन कितना हो गया? 2x हो गया। मूलधन कितना था? x था। जब मिश्रधन में से मूलधन को हम घटा देंगे, यानी 2x में जब x घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? मिश्रधन में से मूलधन घटाने पर हमें ब्याज मिलती है। तो हमें ब्याज कितनी मिल जाएगी? ब्याज हमारी मिल जाएगी 2x माइनस के x, यानी कि x रुपये में ब्याज मिल जाएगी। कितने साल में? 13 साल में मिल जाएगी। अब बताइए अब ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर होता है यानी x बराबर मूलधन, मूलधन कितना है हमारा? x गुणा दर हमें पूछिए गुणा समय, समय कितना है? 13 वर्ष, बटे में कितना हो जाएगा? 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब ब्याज हमारी कितनी निकल के आई थी? x निकल के आई थी। यहाँ से x क्या कर देंगे? काट देंगे। यहाँ पे एक आ जाएगा। 1 का गुणा 100 में करेंगे कितना आ जाएगा? 100। 100 बराबर 13 इंटू r।
तो यहाँ से r बराबर मिल जाएगा आपको 100/13 और 100/13 कितना होता है, 100/13 की जो वैल्यू होती है वो 13 का भाग कर दिए, 13×7 = 91, 9 बचे और 13×6 = 78 यानी कि 7.69 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7.69। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतने रुपए और 6 वर्षों में कितनी हो जाती है, इतने रुपए हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि बताइए, यानी आपको मूलधन बताना है और मूलधन कितना होगा। देखिए इस सवाल को अच्छी तरह समझ लीजिए। ये मान लीजिए कोई धन है P जो कि 3 साल के बाद में कितना हो जाता है, 3 साल बाद में हो जाता है 8028। फिर अगले 3 साल में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में हो जाता है आपका 12042। अब देखिए यहाँ पे भी 3 वर्ष है, यहाँ पे भी 3 वर्ष है, यानी समय क्या है दोनों कंडीशन में सेम है। तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कोई धन निश्चित समय में इतना हो जाता है, उसी निश्चित समय में कितना हो जाता है, इतना। यानी दोनों कंडीशन में समय क्या है, सेम है। तो हम मान सकते हैं कि जितने समय में ये यहाँ पे आया है उतने ही समय में ये यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। तो इसका मतलब इतने समय में ब्याज कितना मिल गया इसको, यानी इतने निश्चित समय में ब्याज कितना मिला, तो ब्याज मिल जाएगा आपको 12042 माइनस के 8028। इसका मतलब ब्याज मिल गया आपको, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा आपको 0, यहाँ से 4, यानी 4014 आपको ब्याज मिल जाएगा। कितना ब्याज मिल जाएगा आपको, 4014 ब्याज मिल जाएगा। कितने में मिला आपको, 8028 पे मिला, ठीक है। 8028 पे कितने % का हो गया, ये गुणा कर देंगे 100 का, इससे कटेगा ये आपका 2 बार और 2 से कटेगा ये आपका 50 बार, यानी आपका दर आपको निकल के आ गई। दर क्या है, ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर है आपकी 50%। अब 50% की दर से कोई धन कितना हो जाता है, 8028 हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका मूलधन निकालना हमें क्या चाहिए, आपको राशि चाहिए। राशि कितनी होगी, देखिए राशि कैसे निकालेंगे, दर आपको पता चल गई 50% दर है। तो देखिए मूलधन बराबर क्या होता है कि मूलधन नहीं, इस तरह से निकालिए इसको। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मिश्रण बराबर यानी ए बराबर होता है P × 1 + R/100 की पावर n। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा। यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे n 3 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पे n क्या होगा, 1 वर्ष होगा। 1 वर्ष क्यों होगा, क्योंकि समय दोनों ही कंडीशन में क्या है, सेम सेम ले रखा है। तो हमने 1 वर्ष के लिए काउंट कर लेंगे। 1 वर्ष के लिए हमने क्या किया था, R निकाला था। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है, पहली कंडीशन में ए की वैल्यू कितनी है, 8028 और P हमें चाहिए 1 + R कितना है, R 50% निकल के आया था, बटे में 100 कर देंगे, गुणा कितना कर देंगे, n की वैल्यू कितनी है 1। इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 50 से कटेगा 1 बार, 50 से कटेगा 2 बार, तो 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2, यानी 8028 बराबर P × 3/2। पावर 1 है तो 3/2 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से P की वैल्यू निकाल लीजिए। तो P बराबर हो जाएगा आपका 8028 बटे में 2 बार गुणा में चला जाएगा ऊपर और बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आंसर, तो देखिए 3 से कटेगा आपका 8 और 2 10 18, 3 से कट जाएगा ये आपका। देखिए 3 से कितना कटेगा, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 6 18, 2 बचे, 3 7 21, ठीक है, 1 बचा, 3 6 18। अब इसका गुणा कर लीजिए, यानी कि 2 6 7 2 गुणा 2, कितना आंसर आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 6 12 और 1 13 और 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 53 44। तो आपकी जो राशि निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी, 53 44, यानी कि ऑप्शन नंबर, देखिए सेकंड कुछ गलत हुआ है, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है, दोबारा चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। देखिए यहाँ थोड़ा गलत लिख गया है, ये कितना है 2676 है, हमने कितना लिख दिया 2672 लिख दिया है, कितना आएगा 2676, ठीक है, ये 76 है। आपको अगर ये 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1 और 2 7 14 और 1 15 हासिल का 1 और 2 2 6 12 और 1 13, ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, 53 52, 53 52 है कोई, 53 52 ऑप्शन नंबर ए में है, क्योंकि आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोबारा देख लीजिए वीडियो एक बार, तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। पहले हमने क्या किया, पहले हमने आर निकाला, आर निकालने के बाद में क्या किया, हमने मूलधन निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी का योगफल बताइए, ये योगफल कितना होगा। तो हम पहले ए और बी निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, ए और बी मान लीजिए दो संख्या है ए और बी, ठीक है, इनका अनुपात दे रखा शुरू में कितना था, 5:8 था। अब कितना हो गया, अब हो गया आपका 2:3।
ये 2:3 कब हुआ? जब प्रत्येक में 5 जोड़ा गया, यानी इसमें भी 5 जोड़ने पे ये मिल रहा है, इसमें भी 5 जोड़ने पे ये मिल रहा है। यानी आपको क्या करना है, समान संख्या जोड़ी गई है, इन दोनों में क्या हुआ है, समान संख्या जोड़ी गई है। तो इन दोनों के बीच का गैप भी समान होना चाहिए, तभी तो आप समान संख्या जोड़ी जाएगी 5। अब गैप यहाँ पे कितना है, 5 का, यहाँ पे कितना है, 3 का। यहाँ गैप कितने का है, 3 का, यहाँ गैप कितने का है, 5 का। तो इस गैप को सेम कैसे करेंगे? देखिए सेम कैसे करते हैं इसको। देखिए 5 और 8 के बीच में कितने गैप है, 3 का। कितने गैप है, 3 का गैप है, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 3 के बीच में कितने गैप है, 1 का। अब क्या करेंगे हम, इस 3 का गुणा इस पूरे समीकरण में कर देंगे, इस पूरे में, यानी गुणा 3 कर देंगे, और इसके 1 का गुणा किसमें कर देंगे, इस 1 में कर देंगे। अगर जब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 8 एकम 8, यानी 5 और 8 ही रहेगा सेम। और 3 का गुणा, जब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 3 तिया 9, यानी 5 जोड़ने पर, 5 से ये कितना बन गया, 6, और 5 जोड़ने पर ये 8 से कितना बन गया, 9। यानी कितनी की वृद्धि हो गई, 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। लेकिन एक्चुअल में कितनी की वृद्धि हुई थी, 5 की वृद्धि हुई थी। इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। अब आपसे पूछा कि उनका जोड़ कितने के बराबर होगा, दोनों का जोड़ कितना है, 5 और 8 13, 5 और 8 13, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणा 13, यानी कि 13 पंजे 65। इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा, 65। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक मिश्र धातु में 32% तांबा है, 24% निकल है, और बाकी क्या है, जस्ता। तो जस्ता कितना होगा, तो देखिए 100% में से 32% और 24% घटा दीजिए, यानी कि 32 और 24 कितने होते हैं, 56। 100 में से 56 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा हमको, 44%। ठीक है, 44% हमारा क्या हो जाएगा, 44% हमारा हो जाएगा जस्ता। तो आपसे पूछा कि 12 किलोग्राम में मिश्र धातु में कितना जस्ता, जस्ता कितना होगा। 12 किलोग्राम को हमें 44% निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमें कुछ नहीं निकालना, देखिए कैसे करेंगे। 12 किलोग्राम दे रखा है आपको, 12 किलोग्राम का 44% कितना होगा, देखिए 672 किलोग्राम हो सकता है, नहीं हो सकता। जब कुल धातु ही 12 किलोग्राम है तो 672 किलोग्राम कैसे हो सकता है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। 528 हो सकता है, इससे ज़्यादा कैसे हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 6.72 हो सकता है, 6.72 तब होगा ना, देखिए 44% है, 44% मतलब होता है आधे से भी कम, 50% से थोड़ा कम है ना। तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 12, सॉरी इसका 50% कितना हो जाएगा, 6। तो 12 का 50% जब 6 है तो 44% 6 से ज़्यादा कैसे हो सकता है, तो ये वाला आंसर भी हमारा नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा हमारा 5.28 किलोग्राम, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर। 12 का जब 44% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको 672 हो नहीं सकता, क्योंकि कुल धातु ही 12 किलोग्राम की, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 50% से भी ज़्यादा है। 12 का 50% से भी ज़्यादा है, 12 50% कितना होता है, 6 होता है, लेकिन ये 6 से ज़्यादा है। लेकिन हमें चाहिए कितना, 44%। 44% मतलब होता है 50% से थोड़ा कम। तो थोड़ा कम कौन सा ऑप्शन मिलेगा, एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिससे थोड़ा कम है। वरना इसका 12 का 40% निकालोगे तो थोड़ा बहुत टाइम तो खाएगा आपका, लेकिन इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपका टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एबीसी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3%, बी शेष पूंजी का 25%, सी शेष पूंजी का सी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में 2,19,000 है, जो लाभ है वो कितना है, 2,19,000 है, तो ए का हिस्सा बताइए। तो देखिए ये जो आपका जो पार्टनरशिप वाला चैप्टर होता है उसमें कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, कॉन्सेप्ट ये काम करता है कि जिस जितना मतलब कोई इन्वेस्ट करता है उसे उतनी उतने ही रेशियो में क्या मिलता है, लाभ मिलता है। यानी जिस अनुपात में कोई अपनी वैल्यू लगाता है, कोई अपना रुपया लगाता है, उसी अनुपात में उसको क्या मिलता है, लाभ का हिस्सा मिलता है। तो जरा ये बताइए कि ये ने कितना लगाया, कुल पूंजी का 33.3%, 33.3% का मतलब कितना होता है, 1/3। 33.3% का मतलब कितना होता है, 1/3 होता है। तो देखिए ये ने कुल पूंजी कितना लगाया, 1/3 लगाया, तो इसका मतलब उसे लाभ में भी कितना मिलेगा, लाभ में भी उसे 1/3 ही मिलेगा। यदि वो कुल पूंजी का आधा लगाता तो उसे लाभ में भी कितना मिलता, आधा ही मिलता। तो उसे कुल लाभ कितना होगा, 2,19,000। 2,19,000 का 1/3 कितना हो जाएगा, तो 2,19,000 का 1/3 कितना हो जाएगा। 1/3 क्यों निकालेंगे हमें, क्योंकि हमें एक का हिस्सा पूछा है। एक का हिस्सा है कितना, 1/3 उसने पूंजी लगाई है, तो उसको लाभ भी तो 1/3 ही मिलेगा। तो 1/3 जब इसको निकाल देंगे कितना हो जाएगा, 30 3 तिया 9, यानी 73,000। कितना आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 73,000। अब मैं इसको इस बुक का आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। सॉल्यूशन कैसे है देखिए, देखिए ये सॉल्यूशन है, यहाँ से शुरू होता है और देखिए कहाँ तक जा रहा है, देखिए यहाँ तक जा रहा है, तब जाके 73,000 आपका आंसर निकल के आ रहा है। लेकिन यदि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपने 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल के दिखा दिया। आपने क्या कर लिया, सिर्फ 1/3 निकालना था कुल लाभ का। अब देखिए अपने आंसर पे आते हैं। देखिए ये है हमारा अपना तरीका,
हमने क्या किया, हमें पता था कि जितना वो कोई रेशियो में इन्वेस्ट करता है उसी रेशियो में हमारा क्या होता है, लाभ बढ़ता है। उसने यदि कुल पूंजी का 1/3 लगाया तो उसका लाभ भी 1/3 ही मिलेगा। तो उसका 1/3 हमें सिर्फ निकालना था। 2,19,000 का 1/3 कितना हो जाएगा, 73,000। बस आंसर। हमें कुछ कोई मतलब नहीं है कि बी का कितना है, सी का कितना है, हमें ए का पूछा, ए का निकालें। देखिए बी ने शेष पूंजी का कितना लगाया, 1/25, सॉरी बी ने शेष पूंजी का 25% निकाला, 25% लगाया। तो बी का हमें पूछा ही नहीं, तो हमें निकालने की जरूरत क्या है, तो हमने सिर्फ ए का पूछा, ए का निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्या का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत कितना 136 है तो छठी संख्या का मान बताइए। तो देखिए हमने मान लिया छठी संख्या हमारी कितनी थी, x थी। छठी संख्या हमारी कितनी थी, x थी। तो शुरू में जो 5 संख्याओं का योग होगा वो कितना हो जाएगा, छठी संख्या का 7 गुना, यानी शुरू की जो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। क्योंकि योग जो दे रखा है शुरू की 5 संख्याओं का वो छठी संख्या का 7 गुना दे रखा है, तो 7x योग हो जाएगा। अब 5 संख्याओं का योग हो गया इतना, छठी संख्या इतनी है, x है, तो सबका योग कितना हो जाएगा, 7x प्लस के x, यानी कुल मिला के 8x कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा। इसका योग हो जाएगा सभी 6 संख्याओं का योग हो जाएगा। अब देखिए योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत कितना दे रखा है सभी का, 136 दे रखा है। संख्या कुल कितनी है, 6 है। सभी संख्या कितनी है, 6 संख्या है, और ये औसत कितना दे रखा है, 136। तो योग बराबर हो गया 136 गुणा 6। तो लेकिन योग है कितना, 8x है, तो 8x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8x बराबर 136 गुणा 6। तो यहाँ से x बराबर कितना जाएगा, 136 गुणा 6 बटे में कितना जाएगा, 8। 8 से कितने कटेगा ये, 17 बार, 17 8 136 होते हैं, और 17 इंटू 6 कितना होता है, 102। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 102। आपसे पूछा क्या था, छठी संख्या का मान, छठी संख्या हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 102। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 102। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:5:3 है। वे एक कार्य को साथ मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, ए अकेले उस कार्य के 30% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए इसकी दक्षता का अनुपात दे रखा है 2 अनुपात, यहाँ लिख देता हूँ 2 अनुपात 5 अनुपात और कितना दे रखा है 3, 2 अनुपात 5 अनुपात 3 दे रखा है, और तीनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, आपके 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। अब देखिए दक्षता का मतलब क्या होता है, दक्षता का मतलब होता है कि वो एक दिन में कितना काम कर पाता है। यानी ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, और सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर देंगे, तो 2 और 5 7 और 3 10, यानी एक दिन में कितना काम कर देंगे, तीनों मिलके 10 काम कर देंगे। लेकिन ये कितने दिन काम करते हैं, 12 का दिन काम करते हैं। तो कुल मिला के काम कितना हो जाएगा, यदि एक दिन में 10 काम कर रहे हैं तो 12 दिन में कितना काम कर देंगे, 12 दाएं 120, यानी 120 काम कर देंगे। 12 इंटू 10, एक दिन का काम 10 है, तो 12 दिन का काम कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10 यानी 120 काम हो जाएगा। यानी कुल काम हमारा मिल गया 120 काम मिल गया। अब कह रहा है कि इस काम का 30%, यानी 120 का 30%, ये कितने दिनों में पूरा कर देगा। एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो इसका 30% निकाल लीजिए पहले। तो 120 का 30%, 120 का 30% कितना हो जाएगा, देखिए 12 या 36। अब 36 काम को करने में एक को कितना टाइम लगेगा, एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो 36 काम को करने में एक को कितना समय लग जाएगा, 36/2 यानी कि 18 दिन। दिन लग जाएंगे, 18 दिन लग जाएंगे। आपको क्या करना था, कुल काम निकाल दिया, कुल काम का 30% निकाल दिया, 30% का आपको क्या करना है, एक दिन के काम से भाग कर देना है, आपको राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कुल काम कितना था, 120 निकल के आया था। 120 कैसे निकल के आया था, एक दिन का काम था इनका 10, 12 दिन काम किया टोटल तीनों लोगों ने, 120 काम करेंगे। 120 काम का 30% कितना हो जाएगा, 36। 36 काम को करने में एक को कितना समय लगेगा, एक दिन में करता है 2 काम, तो 36 काम करने में कितना समय लगेगा, 36 काम को करने में एक को समय लगेगा 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टैंक को पाइप ए 5 घंटे में भरा जा सकता है और पाइप बी द्वारा 8 घंटे में भरा खाली किया जा सकता है। टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जो समय दे रखा होता है हम उसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। हमने मान लिया जो क्षमता है टैंक की वो कितनी है, 40 लीटर क्षमता है, यानी टैंक जो भरा जाना है वो कितने लीटर का है, 40 लीटर का है। तो 40 लीटर को भरने में ये कितना घंटा लेता है, 5 घंटे लेता है। तो इसका मतलब 5 घंटे में 40 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, 8 लीटर भरता होगा। 40 में 5 का भाग कर दिया, 8 लीटर आ जाएगा। और बी क्या करता है, 8 घंटे में खाली कर देता है, यानी 8 घंटे में खाली कर रहा है पूरी टंकी को 40 लीटर को, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1 घंटे में करेगा 5 लीटर खाली। खाली वाले को हम माइनस से दर्शाते हैं और भरने वाले को प्लस से दर्शाते हैं, ठीक है। यानी 1 घंटे में 5 लीटर खाली करेगा। कुल मिला के जब दोनों पाइप एक साथ चलेंगे तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा,
तो 8 माइनस के 5 यानी कि 3 लीटर भरा जाएगा आपका। 8 माइनस के 5 यानी ये 8 भरेगा और ये 5 खाली करेगा, तो ओवरऑल कितना भरा जाएगा? 3 लीटर भरा जाएगा 1 घंटे में। ठीक है, इन दोनों के द्वारा 1 घंटे में 3 लीटर भरा जाएगा। अब कह रहा है कि जब दोनों टैप चालू हैं तो उसका आधा टैंक भरने में कितना समय लगेगा? आधा टैंक मतलब पूरा टैंक जब 40 लीटर का था, आधा टैंक कितने लीटर का हो जाएगा? 20 लीटर का। और 20 लीटर भरने में 1 घंटे में दोनों 3 लीटर भरते हैं, तो 20 लीटर भरने में कितना समय लग जाएगा? 20/3। 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3 घंटे। 6 सही 2/3 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। पूरा टैंक 40 लीटर का था, इन दोनों का हमने 1 घंटे का हम निकाल लिया 3 लीटर, तो 20 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 1 घंटे में 3 लीटर, तो 20 लीटर भरने में 20/3 यानी कि 6 सही 2/3 घंटे लग जाएंगे आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। तो देखिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। समय कितना दे रखा है? 50 मिनट। ये मिनट में है, ये किलोमीटर में, तो मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे? 60 का भाग कर देंगे। 60 का भाग करने का मतलब 0 से 0 खत्म, यानी 90/5/6। तो हम इसको ले सकते हैं 90 गुणा 6/5, क्योंकि भाग वाली संख्या को उल्टा करके लिख देंगे तो हम गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के हो गया आपका 90 गुणा 6/5। क्लियर? देखिए ये किलोमीटर में था, अब ये घंटे में, तो किसमें मिल गया आपको? किलोमीटर प्रति घंटा में मिल गया। अब हमें चाहिए किसमें? मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा वाली चीज को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करते हैं? तो किलोमीटर प्रति घंटा वाली चीज को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं। 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो देखिए 18 से कितने में कटेगा? ये 5 बार, और 5 से 5 खत्म, 6 पंजे 30। कितना आ जाएगा आपका? 30 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। तो देखिए ये त्रिभुज, इसकी भुजाएं कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज कौन सा होगा? ये त्रिभुज होगा आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों होगा? आपको कैसे पता चला समकोण त्रिभुज होगा? देखिए समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 9। इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 16। 16 9 कितना होता है? 25। तो आपका समकोण त्रिभुज बन गया, नहीं बन गया? तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाती है? कर्ण। ये 25, ये आपकी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इनमें से एक 4 मान लीजिए, एक आपके 3 मान लीजिए, आपका क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 1/2 गुणा आधार, आधार मतलब 4 गुणा ऊंचाई यानी कि लंब, यानी 1/4 1/2 गुणा 4 गुणा 3। तो 2 से कटेगा आपका 2 बार, और 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यदि ये पता है कि इसका क्षेत्र, ये आपका समकोण त्रिभुज बनेगा, तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर आपको इसको हीरोन फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए पाई चार्ट में एक संगठन में 450 कर्मचारियों के औसत वितरण को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें, उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दें। देखिए आपका पाई चार्ट दे रखा है जो कि 450 कर्मचारियों का है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है, पहला क्वेश्चन है कि ई विभाग के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण कितना होगा? केंद्रीय कोण बताना है। तो देखिए ये आपका परसेंटेज में दे रखे हैं सब, तो आपको एक चीज नोट कर लेनी है कि ये जो पूरा गोला होता है वो 100% को दिखाता है, और जब हम कोण में बात करेंगे, जब हम कोण की बात करेंगे, तो पूरा गोला कितने कोण को दिखाएगा? तो 360 डिग्री को दिखाएगा। कोण को दिखाएगा? 360 अंश के कोण को दिखाएगा। तो यानी कि 100% कितने के बराबर हो गया? 360 डिग्री के बराबर हो गया। ये परसेंटेज में, ये आपका कोण में है। तो आपसे पूछा कि ई विभाग, ई कितने को दिखा रहा है? 20% को। ई कितने को दिखा रहा है? 20% को। तो 20% कितने कोण के बराबर होगा? तो 100% इतने के बराबर, तो 20 कितने के बराबर होगा? तो देखिए यहाँ से 1% बराबर हो जाएगा आपका 360 बटे में 100, तो 20% बराबर निकल के आएगा आपका 360 बटे में 100 गुणा 20। क्लियर? अब देखिए 0 से 0, 0 से 0, 36 दूनी 72, यानी कितने डिग्री को दिखाएगा? 20%, 72 डिग्री को दिखाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 72। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि रोजगार पब्लिकेशन का है। प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।